हेलो बच्चा बाटी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक, और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, और आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इक्विलिब्रियम हमने 11th में पढ़ा था बच्चों। तो वहां पर हमने इक्विलिब्रियम के बारे में सिंपल बात जानते हैं हम, कि अगर किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो है, मे बी कि किसी पार्टिकल पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हुए हों, लेकिन उन सब का नेट अगर जीरो बन रहा है, तो हम कहते हैं कि वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। मींस इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो, देन पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब बच्चों, केवल इस एक छोटी सी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट है मैकेनिक्स की, और इस कॉन्सेप्ट को हमने मिक्स किया किसके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो वहां पर मास इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब एक पार्टिकल है जिसपे मास है और उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हुए हैं, उन सब का रिजल्टेंट जीरो है, वो इक्विलिब्रियम में है। यहां पर क्या होगा? यहां पर सिर्फ इतना होगा कि क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेज हैं, तो चार्जेज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो यहां इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। और हो सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स के एडिशन में और भी फोर्सेज हों, ग्रेविटी भी हो, टेंशन भी हो। बस इतना मतलब डिफरेंस है कि वहां जो भी प्रॉब्लम होती है इक्विलिब्रियम की, उस प्रॉब्लम में एक एक्स्ट्रा फोर्स और आ जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अभी हम बाकी फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में। अभी केवल हम ऐसी प्रॉब्लम्स को कंसीडर करेंगे जिसमें एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और उस पर केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्सेज ही लगे हुए हैं। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला टॉपिक है इस पर, कॉन्सेप्ट पर, टू सर्च नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट। तो प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली बात कि ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और इन दोनों चार्जेस के बीच सेपरेशन है A। तो वो आपसे जो पूछेगा क्वेश्चन में, जो आप क्वेश्चन की जो फॉर्मेट होगी, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि वेयर अ थर्ड चार्ज इज टू बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2 सो दैट नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज बी जीरो। आप समझ गए होंगे, मतलब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, दिस लाइन, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन पर एक थर्ड चार्ज कहां रखा जाए जिससे कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो, या कहिए जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो जिस पॉइंट पर थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, सपोज वो पॉइंट यहां पर है, जस्ट सपोज वो पॉइंट यहां पर है, और यहां पर मैं अगर उस थर्ड चार्ज को रख देता हूं और वो इक्विलिब्रियम में होता है, तो ये इस पॉइंट को ही मैं बोलता हूं नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। तो टॉपिक है टू सर्च नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट। मींस अगर हमें इस तरह से दो चार्जेस गिवन हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि नल पॉइंट कहाँ है? तो इसको सॉल्व करने का बच्चों सबसे स्टेप्स हैं इसके। तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या है बच्चों? देखो, जो नल पॉइंट होगा बच्चों, वो यहां से लेके माइनस इंफिनिटी इधर, और इधर ये प्लस इंफिनिटी। ठीक है? इधर माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, और बीच मतलब Q1 Q2 के इन बिटवीन नल पॉइंट कहीं भी हो सकता है। नल पॉइंट कहीं भी हो सकता है। मींस नल पॉइंट इधर भी हो सकता है, नल पॉइंट इधर भी हो सकता है, नल पॉइंट Q1 Q2 के बीच में कहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमको यही डिसाइड करना है, सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि नल पॉइंट होगा कहाँ। मींस इन बिटवीन टू चार्जेस होगा, या आउटसाइड होगा, इधर या उधर। तो सबसे पहले बात, स्टेप फर्स्ट आपको यही बताएगा। तो इफ इफ टू चार्जेस इफ टू चार्जेस, ये Q1 Q2 जो है, इफ टू चार्जेस आर आर सिमिलर, if two charges are similar, then null point then null point lie in between Q1 and Q2 somewhere. Otherwise
otherwise outside, otherwise outside, and will be will be closer to the charge which have which have lesser magnitude, which have lesser magnitude। बड़े काम का पॉइंट है, बड़े काम का स्टेप है बच्चों। ये कह रहा है कि इफ टू चार्जेस, ये जो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इफ टू चार्जेस आर सिमिलर देन नल पॉइंट लाई इन बिटवीन Q1 एंड Q2 समवेयर। अगर ये दोनों प्लस प्लस हैं या ये दोनों माइनस माइनस हैं तो वो कह रहा है कि नल पॉइंट कहीं न कहीं बीच में ही होगा, कहीं भी होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में। अदरवाइज, अदरवाइज बोले तो अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो फिर आउटसाइड होगा। आउटसाइड मतलब या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। और आउटसाइड में भी केस है, अदरवाइज एंड विल बी क्लोजर, अदरवाइज आउटसाइड एंड विल बी क्लोजर टू द चार्ज विच हैव लेसर मैग्नीट्यूड। आउटसाइड वाले केस में जब अपोजिट चार्जेस हैं उस केस में नल पॉइंट उस चार्ज के पास होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। क्लियर? अब क्यों होगा, बात आती है ना कि सर आप कहते हैं कि हर बात का लॉजिक होता है, बिल्कुल होता है। अब बात आती है कि साहब सर आपको कैसे पता चल गया कि इन बिटवीन, जब दोनों चार्ज सिमिलर होंगे तो इन बिटवीन होगा, जब दोनों चार्ज अपोजिट होंगे तो आउटसाइड होगा। तो मुझे कैसे पता चला, मैं ये बताता हूं आपको। अब बच्चों सपोज करो ये है आपका प्लस Q1 और ये है आपका प्लस Q2। बच्चों एक बहुत बेसिक सी बात है कि अगर किसी पार्टिकल पर दो फोर्स लगे हुए हैं, सपोज दो फोर्स हैं, तो उन दो फोर्सेज का रिजल्टेंट जीरो एक ही कंडीशन में हो सकता है कि वो दोनों फोर्सेज पार्टिकल पर अपोजिट लगे हुए हों और इक्वल हों। F1 F2 अपोजिट हों और इक्वल हों, तब इन दोनों फोर्सेज का नेट जीरो होगा। मीन्स दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो होने के लिए पहली शर्त यह है कि वो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होने चाहिए। अब बच्चों मुझे नहीं पता ये दोनों सिमिलर हैं और मुझे नहीं पता कि नल पॉइंट इन बिटवीन है कहीं या बाहर है। तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब मैं एक बार ये मानूंगा कि अंदर है और एक बार ये मानूंगा कि बाहर है। देखो अपने आप पता चल जाएगा कि अंदर है या बाहर। सपोज करो मैंने मान लिया कि नल पॉइंट यहां कहीं है, क्लियर, और नल पॉइंट यहां कहीं है तो मैंने यहां पर थर्ड चार्ज रख दिया सपोज प्लस Q। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग इस प्लस Q की सराउंडिंग में दो चार्ज हैं, भाई प्लस Q1 है और प्लस Q2 है, तो इस चार्ज पर दो फोर्स लगेंगे। प्लस Q1 लगाएगा इसे रिपेल करेगा, ये हो गया आपका साहब F1, प्लस Q2 से रिपेल करेगा इधर, ये हो गया आपका F2। अब आप समझ गए होंगे भाई F1 और F2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो पहली कंडीशन होती है रिजल्टेंट का जीरो होने के लिए कि दोनों फोर्स अपोजिट होनी चाहिए। तो इस पॉइंट पर दोनों फोर्स अपोजिट बन रहे हैं, तो अगर इन दोनों का यहाँ पर मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ तो रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। अब सपोज करो मैं नल पॉइंट बाहर मान लू, मैं मान लेता हूं कि नल पॉइंट यहाँ है साहब और मैंने यहाँ पर एक थर्ड चार्ज रख दिया, ठीक है। अब साहब प्लस Q1 प्लस को रिपेल करेगा, ये हो गया आपका F1, ये प्लस Q2 ये प्लस Q को रिपेल करेगा, ये हो गया साहब आपका F2। अब जरा आप देखिए F1 और F2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मींस इनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आप इधर लेके देख लीजिए, अगर मैं इधर एक नल पॉइंट मान लेता हूं और मैं यहां पर थर्ड चार्ज रख देता हूं तो ये प्लस Q1 प्लस Q को रिपेल करेगा F1, ये प्लस Q2 भी इसे रिपेल करेगा, ये हो गया F2। अगेन ये दोनों फोर्स पैरेलल हैं और इनका रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। तो आप देख रहे होंगे कि जब सिमिलर चार्ज हैं, सिमिलर चार्ज के केस में अगर नल पॉइंट बाहर मानता हूं तो बाहर नल पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर कोई भी अगर हम पॉइंट लेंगे तो दोनों चार्जेस के फोर्स ऑलवेज पैरेलल ही रहेंगे और उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। और मैं अंदर लेता हूं तो अंदर दोनों चार्जेस के फोर्स अपोजिट हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट होगा कि जहां पर उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे और वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, नल पॉइंट। क्लियर? अब दूसरा वाला केस देखते हैं। सपोज ये साहब आपका
प्लस Q1 है, और ये सब आपका माइनस Q2 है। अपोजिट ले लिया मैंने। अब देखो अपोजिट के केस में अगर मैं नल पॉइंट मानता हूं ये कहीं इन बिटवीन, और मैं यहां पर एक थर्ड चार्ज रख देता हूं प्लस Q। क्लियर? तो ये प्लस Q1 प्लस Q को रिपेल करेगा, ये हो गया सब आपका F1। ये माइनस Q2 है और ये प्लस है तो अट्रैक्ट करेगा, ये हो गया सब आपका F2। कहने का मतलब अंदर दोनों फोर्स पैरेलल हैं और इनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब बाहर लेते हैं। अब मैं इनको एक वैल्यू दे देता हूं, सपोज ये है +5 माइक्रो कूलम और ये है साहब आपका -2 माइक्रो कूलम। ठीक है? अब बाहर लेता हूं मैं सपोज, तो अगर मैं बाहर लू, सपोज मैं यहां पर मैंने नल पॉइंट ले लिया और यहां पर मैंने एक थर्ड चार्ज रख दिया प्लस Q, तो ये प्लस रिपेल करेगा इसे, ये हो गया F1। ये माइनस ये प्लस तो ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया F2। अब बच्चों समझ रहे होगे आप, यहां पर दोनों फोर्स अपोजिट हो रहे हैं, लेकिन अपोजिट तो हैं, लेकिन बच्चों ये दोनों फोर्स कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते, कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि F1 जो फोर्स है वो है +5 और इस प्लस Q के बीच। और बच्चों इलेक्ट्रिक कूलॉम्स लॉ कहता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। बात को समझना, बहुत डीप बात है। मींस Q1 Q2, अगर आप Q1 Q2 देखेंगे तो 5 इंटू Q, ठीक है, और इसका Q1 Q2 देखेंगे तो 2Q, तो इसका 5Q वाला प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब फोर्स ज्यादा लगेगा प्रोडक्ट की वजह से। अच्छा, 5 से डिस्टेंस भी कम है और 2 से डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो कहने का मतलब 5 कूलम वाला फोर्स ऑलवेज 2 कूलम से ज्यादा ही रहेगा, प्रोडक्ट भी ज्यादा डिस्टेंस भी कम। क्लियर? इट मींस, अब आप समझ रहे होंगे कि नल अपोजिट के केस में नल पॉइंट लेसर मैग्नीट्यूड वाले के पास क्यों होगा, इसके पास होगा नल पॉइंट। क्यों? हमने नल इधर नल पॉइंट होके क्या हो जाएगा, 2 से डिस्टेंस कम हो जाएगी, प्रोडक्ट की वजह से जो फोर्स कम हो रहा था, डिस्टेंस कम करके वो हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और ये वाला जो 5 कूलम वाला प्रोडक्ट की वजह से जो ज्यादा हो रहा था, वो डिस्टेंस बढ़ा के हमने क्या कर दिया, कम। तो दैट्स वाई in case of opposite charges, null point will be outside and will be closer to the charge which have lesser magnitude. I hope you got it. अब साहब तो फर्स्ट स्टेप मैं समझता हूं आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर सिमिलर चार्ज हैं तो नल पॉइंट इन बिटवीन होगा कहीं ना कहीं, और अगर अपोजिट चार्ज है तो बाहर होगा और उस चार्ज के पास होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है। ये तो हो गया आपका, आपको पहला स्टेप बता देगा कि बाहर है या अंदर है। अब साहब स्टेप सेकंड, अब स्टेप सेकंड क्या है कि ये साहब आपका Q1 और ये आपका Q2 सिमिलर चार्ज हैं, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है सपोज A। अब साहब मुझे ये दोनों सिमिलर हैं तो मुझे मतलब इतना तो पता है कि कहीं ना कहीं बीच में है यहाँ। अब एग्जैक्टली नहीं पता, वही तो मुझे पता करना है, एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ है, तो मैथमेटिक्स कहता है कि नहीं पता तो मान लो x। तो मैंने मान लिया कि Q1 से जो नल पॉइंट है वो x डिस्टेंस पर है। ठीक है? तो Q2 से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, भाई ये A में से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये Q2 से डिस्टेंस हो जाएगी A माइनस एक्स। क्लियर? A माइनस एक्स। अब स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड हो जाएगा साहब आपका पुट पुट अ थर्ड चार्ज पुट अ थर्ड चार्ज एट नल पॉइंट, पुट अ थर्ड चार्ज एट नल पॉइंट। तो जो नल पॉइंट है मैंने यहां पर ये थर्ड चार्ज रख दिया सपोज प्लस Q। क्लियर? अब साहब स्टेप फोर, स्टेप फोर स्टेप फोर हो जाएगा साहब। अब जो थर्ड चार्ज रखा है उस पर हम फोर्सेस पता कर लेंगे। तो भाई इस थर्ड चार्ज की सराउंडिंग में दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, तो दोनों फोर्स लगाएंगे। तो Q1 इसको रिपेल करेगा, ये हो गया साहब आपका F1। Q2 इसको रिपेल करेगा, ये हो गया साहब आपका F2। क्लियर? अब साहब तो स्टेप फोर क्या है, फाइंड फाइंड फोर्सेज फोर्सेज
on find forces on third charge exerted by Q1 and Q2। ठीक है, तो अब कूलम्स लॉ से F1 कितना हो जाएगा बच्चों, F1। तो F1 कौन लगा रहा है, Q1, और किस पर, Q पर। तो Q1 और Q के बीच की डिस्टेंस है x। तो ये हो जाएगा साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर। एंड F2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q अपॉन Q2 और Q के बीच की डिस्टेंस है a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। अब F1 और F2 दो फोर्स आ गए। अभी अभी मैंने आपको बताया था भाई ये दोनों फोर्स अपोजिट हैं। रिजल्टेंट जीरो होने के लिए जरूरी है कि F1 और F2 इक्वल हों और अपोजिट हों। सो फॉर फॉर n, ये जो पॉइंट है n, फॉर n टू बी नल पॉइंट, फॉर n टू बी नल पॉइंट, F1 और F2 दोनों इक्वल होने चाहिए। तो दोनों को इक्वल रख देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो ये आया सब आपका Q1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू Q2 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। क्लियर। हमें क्वेश्चन में Q1 गिवन होगा, Q2 गिवन होगा, a गिवन होगा। ठीक है बच्चों, हमें क्या पता करनी है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। वही वो पॉइंट है जहां पर थर्ड चार्ज को रखने पर किसमें हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, जिसको वो पूछ रहा है। क्लियर। क्लियर है। तो अब हम एक इस पर क्वेश्चन करते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए और इसको लिख लीजिए, और उसके बाद इस पर एक क्वेश्चन करते हैं अभी। तो बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने, two fixed point charges plus 4e and plus e units are separated by a distance a, where should a third point charge q be placed on the line joining the two charges so that it is in equilibrium। क्लियर। क्या कह रहा है साहब कि दो चार्जेज हैं ये प्लस 4e और ये है साहब आपका प्लस e, और इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो है a। तो वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच एक थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाए, लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस पर, जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो आपके पास स्टेप है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चार्जेस कैसे हैं, मीन साइन ऑफ चार्जेस। तो दोनों चार्ज सिमिलर है, तो नल पॉइंट कहीं ना कहीं इन बिटवीन Q1 एंड Q2 होता है। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इट मीन्स नल पॉइंट इस लाइन पर कहीं ना कहीं बीच में होगा। अब कहाँ होगा यही हमें पता करना है, और वो हमको पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि नल पॉइंट यहां कहीं है, और प्लस 4e से डिस्टेंस है उसकी x, तो प्लस e से डिस्टेंस हो जाएगी a माइनस एक्स। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप था कि जो नल पॉइंट माना है उस पर एक थर्ड चार्ज रख दीजिए। रख दिया साहब। अब जो थर्ड स्टेप था वो क्या था कि जो थर्ड चार्ज है उस पर फोर्सेस पता कीजिए कितने कितने लगे हुए। तो एक तो F1 लगेगा, मान लेते हैं ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, तो F1 जो 1 लगाएगा, और F1 कितना होगा साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू Q और अपॉन डिस्टेंस हो गई एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब ये 2 वाला जो चार्ज है प्लस ई, ये भी इसे रिपेल करेगा, ये हो जाएगा साहब आपका F2। तो F2 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू Q और अपॉन डिस्टेंस हो गई साहब a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद स्टेप था कि जो नल पॉइंट n है, जो पॉइंट
वो नल पॉइंट तभी होगा जब F1 और F2 के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हों। सो F1 इक्वल टू F2 रख दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4E इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, ई से ई कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये बचा साहब आपके लिए 4/x² इक्वल टू 1/a-x का होल स्क्वेयर। दोनों तरफ का रूट ले लो तो ये हो जाएगा 2/x, ये हो जाएगा 1/a-x। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2a-2x इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज 3x इक्वल टू 2a। सो x की वैल्यू आ गई साहब 2a/3। तो ये वो वैल्यू है, मींस x की वैल्यू आ गई है, मींस 4e चार्ज से इतनी डिस्टेंस पर होगा हमारा नल पॉइंट। क्लियर बच्चों? अब बच्चों दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये दो चार्जेस हैं, आपको मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा है क्वेश्चन, एससी वर्मा सर की बुक का क्वेश्चन है ये। तो ये दो चार्जेस हैं 8 इंटू 10⁻⁻6 एंड -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वही है उसका कि इन दोनों चार्जेस को जॉइन करने वाली लाइन पर एक थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाए जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो यहाँ पर दोनों चार्जेस अपोजिट साइन के हैं। अपोजिट साइन का मतलब नल पॉइंट कहीं ना कहीं बाहर होगा और उस चार्ज के पास होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है। तो 8 और 2 में मैग्नीट्यूड 2 का कम है तो नल पॉइंट 2 के पास होगा, और मैंने मान लिया कि नल पॉइंट 2 से x डिस्टेंस पर है साहब। तो 8 से डिस्टेंस हो जाएगी नल पॉइंट की 20 प्लस x। ठीक है, अब नल पॉइंट पर थर्ड चार्ज रख दिया मैंने प्लस q। अब प्लस q पर फोर्सेस पता करेंगे, तो ये मैंने मान लिया चार्ज 1, ये मान लिया मैंने चार्ज 2। तो चार्ज 1 है पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, तो ये इसे रिपेल करेगा। ये हो गया बच्चों F1। तो F1 की वैल्यू अगर हम पता करेंगे तो k और 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू, के मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर लिख दिया है, और अपॉन डिस्टेंस हो जाएगी 8 से कितनी 20 प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर? अब साहब दूसरा फोर्स ये -2 लगाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो अट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा साहब आपका F2। तो F2 इक्वल टू k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू, और डिस्टेंस है 2 से x, तो x स्क्वायर। क्लियर? सेम थिंग, ये जो पॉइंट है एन ये नल पॉइंट होगा अगर F1 और F2 के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हो, तभी रिजल्टेंट 0 होगा। तो F1 और F2 को इक्वल रख देंगे, सो F1 इक्वल टू F2। तो ये हो जाएगा साहब आपका k इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू और अपॉन में 20 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू और अपॉन में x स्क्वायर। तो k से k कैंसिल, 10⁻⁻6 से ये कैंसिल, q से q कैंसिल, तो ये बचा आपका 8/20 प्लस x का होल स्क्वायर, और ये बचा साहब आपका 2/x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/20 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर। क्लियर? दोनों तरफ का रूट ले लेंगे तो 2/20 प्लस x, और ये हो जाएगा 1/x। सो 2x इक्वल टू 20 प्लस x, सो x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये नल पॉइंट की डिस्टेंस आ गई -2 वाले चार्ज से। तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट थी टू सर्च द नल पॉइंट। मैं समझता हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड और हाउ टू सर्च नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक पर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है बड़ी यूनिक प्रॉब्लम है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, होल ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अभी लास्ट जो प्रॉब्लम थी हमारी टू सर्च द नल पॉइंट, वहां क्या था, दो चार्जेस थे वो फिक्स्ड थे। फिक्स्ड का मतलब
वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में थे, क्लैम्प्ड थे, वो कहीं नहीं आ जा सकते थे। और जो थर्ड चार्ज था वो हमको इक्विलिब्रियम में करना था, नल पॉइंट पर रखना था। यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग है, और वो सिचुएशन क्या है? पोल ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये Q1 और Q2 दो चार्जेज हैं, एंड दे आर फ्री टू मूव, ये फिक्स नहीं है, ये भी फ्री हैं। तो क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या होगी, आपसे पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन में कि वेयर एंड ऑफ व्हाट नेचर and of what magnitude a third charge be placed so that whole of system be in equilibrium, that is all the three charges। आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और ये कह रहा है कि ये दोनों चार्जेस भी फ्री हैं, तो एक थर्ड चार्ज वेयर कहां, ऑफ व्हाट नेचर प्लस या माइनस, एंड ऑफ व्हाट मैग्नीट्यूड a third charge be placed so that whole of system be in equilibrium, जिससे कि तीनों के तीनों, ऑल दी थ्री चार्जेस, जिससे कि तीनों के तीनों चार्जेस ही इसमें हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो बच्चों इसका क्या सॉल्यूशन है? बहुत ही इजी है। आपको दो चार्जेस गिवन है, Q1 Q2, ये सब Q1 Q2, सपोज सिमिलर चार्जेस हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट है इसमें आपका फाइंड नल पॉइंट। जैसे अभी हम पीछे नल पॉइंट पता करके आए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, नल पॉइंट पता करेंगे। तो हमने मान लिया सिमिलर हैं, तो हमने मान लिया अगर नल पॉइंट यहाँ कहीं है और ये हो गया x, तो ये हो जाएगी साहब हमारी a माइनस एक्स। ठीक है, अब साहब यहां पर हमको ये पता चल जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या थी हमारी, Q1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू Q2 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही तो किया था हमने नल पॉइंट में। तो यहां से हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन का हमें जवाब मिल गया, कहां, मतलब यहां रखना है। अब बची दो चीजें, तो नल पॉइंट, अच्छा एक चीज और, जब नल पॉइंट पर हम थर्ड चार्ज को रख देंगे तो वो तो इक्विलिब्रियम में हो ही गया नल पॉइंट पर। अब हमको Q1 और Q2 इक्विलिब्रियम में करने हैं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे कि हमने यहां पर साहब थर्ड चार्ज रखा Q। अब बच्चों थोड़ा सा हमें सेंस लगाना है। तो देखो बच्चों, अब या तो Q1 ले लीजिए आप, या Q2 ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए। ठीक है, तो Q1 ले लेंगे, तो ये किसमें रखना है हमें, इक्विलिब्रियम में। तो Q1 पर दो फोर्स लगेंगे भाई, एक तो ये लगाएगा और एक ये वाला Q2 लगाएगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। तो इसका फोर्स लगेगा इधर, Q2 इसे रिपेल करेगा ना, तो ये हो गया आपका F2। और जो थर्ड चार्ज है, अब देखो आप समझ रहे होगे, क्योंकि Q1 इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो थर्ड चार्ज का फोर्स इधर लगना चाहिए, क्योंकि अपोजिट होना चाहिए ना दो वेक्टर को जीरो होने के लिए सम, तो इधर लगना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव होना चाहिए भाई, ये नेगेटिव होगा तभी तो आप अट्रैक्शन करवाएंगे इससे। चलो हमारी समझ में ये भी नहीं आ रहा कि साहब ये होता है गैस करना, हम नहीं कर रहे गैस। तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि Q1 पर दो फोर्स लगेंगे, एक Q लगाएगा और एक Q2 लगाएगा। तो Q2 का फोर्स हो गया F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस हो गई a स्क्वायर, Q1 Q2 के बीच की। अब साहब जो F लगेगा थर्ड चार्ज का, ये जो चार्ज फोर्स लगाएगा, मुझे नहीं पता कैसा अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू मुझे यहां से पता चल चुकी है। अब क्योंकि मुझे Q1 को भी इक्विलिब्रियम में करना है, तो F2 और F जो फोर्सेज हैं उन दोनों का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। तो F2 प्लस F इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो गया साहब यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और Q1 से Q1 कैंसिल हो गया साहब। ठीक है, तो ये आ गया आपका Q2 अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल टू क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और ये माइनस होगा, क्लियर, इधर ले जाएंगे फोर्स को तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साहब Q इज इक्वल टू माइनस
Q2 अपॉन ए स्क्वेयर और इन टू में एक्स स्क्वेयर। अब देखो बच्चों यहां पर ये जो आपका x है ये यहां से आ चुका है, a हमें गिवन होगा, Q2 हमें गिवन होगा, यहां से हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा और साइन भी पता चल जाएगा। और इस Q2 को हम विद साइन रखेंगे, इस Q2 को हम विद साइन रखेंगे, क्योंकि यहां पर ये हमने वेक्टर सम किया है। और जब हम वेक्टर सम यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे कूलम्स लॉ को, तो हमें साइन रखना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए Q2 नेगेटिव होता तो यहाँ पे Q2 नेगेटिव रखेंगे तो Q पॉजिटिव निकल के आएगा, थर्ड चार्ज। अब क्योंकि Q2 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस रखेंगे तो जो थर्ड चार्ज है वो नेगेटिव साइन का होगा। तो इस इकलौते फॉर्मूले से हमको मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा और साइन भी पता चल जाएगा। तो मैं एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। Q1 Q2 दो चार्ज हैं, उनके बीच की डिस्टेंस a है और ये दोनों चार्ज फ्री हैं, फिक्स नहीं है। तो वो कह रहा है कि एक थर्ड चार्ज कहाँ, किस मैग्नीट्यूड का और किस नेचर का इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर रखा जाए जिससे कि वो तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो जाएं। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप है इस टाइप की प्रॉब्लम में, सबसे पहले आप नल पॉइंट पता कीजिए कि नल पॉइंट कहाँ है। तो वो पहले वाले क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, कहाँ रखना है। उसके बाद Q1 Q2 दोनों चार्जेस में से किसी भी एक चार्ज को पकड़ लीजिए और उसको दो फोर्स लगेंगे। उन दोनों फोर्सेज का वेक्टर सम 0 होना चाहिए क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में रखना है। तो वहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों पता चल जाएंगे। तो ये है आपका टॉपिक, होल ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अब चलते हैं आगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपका होल ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q are kept at a distance r apart. A third point charge Q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of the third charge? तो सेम क्वेश्चन है कि जो थर्ड चार्ज है वो किस मैग्नीट्यूड का हो, किस साइन का हो और किस पोजीशन पर रखा हो जिससे कि तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो जाएं। तो ये सब आपका चार्ज है Q कैपिटल और ये जो चार्ज है ये भी Q है और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है R। तो दोनों चार्ज सिमिलर हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले फाइंड आउट नल पॉइंट। तो नल पॉइंट पता करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है Q1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू Q2 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। तो Q1 है मेरा Q अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू Q2 है मेरा Q और ए आर है तो आर माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। क्यू से क्यू कैंसिल, तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स रूट लेने पर और ये 1 अपॉन आर माइनस एक्स। तो आर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, सो एक्स इक्वल टू आर बाई 2। ये हो गया मेरा नल पॉइंट, मतलब आर बाई 2 जस्ट मिड में। और ऑब्वियस ही बात है दोनों चार्ज इक्वल हैं तो नल पॉइंट हमारा बीच में आएगा। ये हो गया नल पॉइंट, क्लियर। अब साहब यहां पर ये थर्ड चार्ज रखा है Q। अब इसकी दो चाहिए, तो पोजीशन तो पता चल गई कि यहां रखना है, आर बाई 2 पर रखना है। अब पता करना है कि ये किस मैग्नीट्यूड का हो और किस किस नेचर का हो। तो हमारे पास लास्ट में नेचर के लिए भी फॉर्मूला था। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीजर है कि इस चार्ज को पकड़ लीजिए, इसको या इसको, और इस पर दो फोर्स लगेंगे। भाई एक ये वाला लगाएगा चार्ज और एक ये वाला, उन दोनों फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। ये तो ये है। बाकी आपके पास हमारे पास फॉर्मूला था इसके मैग्नीट्यूड के लिए Q इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन, फॉर्मूला था Q अपॉन Q अपॉन, चलिए छोड़िए, रटने का सिस्टम ही खत्म करो। तो यहाँ पर दोनों फोर्स निकाल लो। तो इस पर एक फोर्स तो ये लगाएगा, तो ये हो गया साहब आपका F1। तो F1 हो जाएगा बच्चों K Q1 इंटू Q, तो Q स्क्वेयर और अपॉन ये डिस्टेंस हो जाएगी R स्क्वेयर। दूसरा फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज जो थर्ड चार्ज है F, तो ये हो जाएगा K Q इंटू Q और अपॉन में हो जाएगा आपका क्या R बाई 2 का स्क्वायर, तो R स्क्वायर बाई 4, तो 4 चला जाएगा आपका ये, क्योंकि ये डिस्टेंस R बाई 2 है ना।
दोनों को इक्वल रख दो F1 और दोनों का सम इक्वल जो है 0 के रख दो, तो के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस के क्यू इंटू 4 अपॉन आर स्क्वेयर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू इंटू 4 और अपॉन में आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, के से के कैंसिल, क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो क्यू की वैल्यू आ गई, इस क्यू की वैल्यू आ गई -q/4, -q/4। तो बच्चों जैसे अभी आपने देखा कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहा, हो जाता है, नहीं याद रहता, आपको भी नहीं याद रहेगा और भी नहीं याद रहता। तो कॉन्सेप्ट वो चीज होती है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है तो भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरे को करना क्या है। मेरे को करना यह है कि इस वाले चार्ज को पकड़ लूं मैं या इस वाले को पकड़ लूं, और जो उस पर दो फोर्स लगे हुए हैं उन दोनों का वेक्टर सम मेरे को 0 रखना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखती है बच्चों फिजिक्स में। अब बच्चों अब आगे देखते हैं नया टॉपिक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सीबीएसई के पेपर में भी, सिलेबस में भी कई जगह इसका यूज होता है। आप आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, और जेई नीट्स वगैरह में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हम समझ जानते ही हैं, एफ नेट 0। अब बच्चों आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी आपको कि देखो इक्विलिब्रियम के क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हैं। इक्विलिब्रियम में बी स्टैटिक में बी डायनामिक, इक्विलिब्रियम में बी स्टैटिक में बी डायनामिक। मींस स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चे कि एफ नेट 0 है बॉडी पर, एफ नेट 0 है बॉडी पर और बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है। जैसे ये मार्कर, मेरे हाथ पर ये मार्कर रखा हुआ है, ये रेस्ट में है, नेट फोर्स 0 है, तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में है? ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो आप समझ गए होंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट 0 और बॉडी रेस्ट में। इक्विलिब्रियम में भी डायनामिक, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी पर नेट फोर्स 0 है लेकिन बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नेट फोर्स 0 है और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी मींस नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन मींस नो फोर्स। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी बॉडी में या तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी। और यू गेटिंग और नॉट, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो। तो दोनों ही सिचुएशन में बॉडी मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या रेस्ट में है, तो दोनों ही सिचुएशंस में नेट फोर्स 0 है। और एज पर डेफिनेशन अगर किसी भी सिचुएशन में बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब ये तो रही स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात। और खास बात बच्चों इस इक्विलिब्रियम में ये होती है कि ये जो दोनों इक्विलिब्रियम होते हैं स्टैटिक और डायनामिक, ये दोनों इक्विलिब्रियम डिफाइंड फॉर एनी टाइप ऑफ फोर्स दैट इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कहने का मतलब बॉडी पर कैसे भी फोर्सेज लगे हों, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव हैं, या दोनों तरह के फोर्सेज हैं, दोनों फोर्सेज मतलब किसी भी तरह के फोर्सेज हैं बॉडी पर, बॉडी में बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम और में बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ इक्विलिब्रियम है बच्चों जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, वही डिस्कस करना है। ये तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा आपको जानकारी दी है जिससे आपको ये डिफरेंशिएशन रहे कि इक्विलिब्रियम के ये क्लासिफिकेशन होते हैं और कब कौन सा क्लासिफिकेशन दिया जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इक्विलिब्रियम का, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। और वो क्लासिफिकेशन में स्पेशलिटी ये है कि बॉडी स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में तभी हो सकती है जब उस बॉडी पर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेज ही लगे हों। कंजर्वेटिव फोर्सेज आपने 11th में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़े होंगे,
और मैं आपको एग्जांपल्स दिए दे रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्सेस के, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और आपका स्प्रिंग फोर्स। ये कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। मींस अगर किसी बॉडी पर सपोज कीजिए कंजर्वेटिव फोर्सेज के साथ साथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बोले तो फ्रिक्शन टाइप फोर्स लगा हुआ है, तो बॉडी इन इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। मींस ये कोई भी बॉडी इन इक्विलिब्रियम में तभी हो सकती है जब बॉडी पर केवल ओनली एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग। If non-conservative forces are acting, then body will be either in static equilibrium or in sorry dynamic equilibrium, but never in stable, unstable or neutral equilibrium. क्लियर? अब साहब बच्चों, अब बच्चों कहानी ये है कि एक बॉडी है और वो इक्विलिब्रियम में है साहब। हमको ये पता करना है कि वो इन तीनों में से कौन से इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? वो इन तीनों में से कौन से इक्विलिब्रियम में है। जैसे अभी हमने अभी नल पॉइंट वगैरह पता किए थे, तो नल पॉइंट पर थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होता था। तो जैसे सपोज ये Q1 चार्ज है और ये आपका Q2 चार्ज है और ये आपका नल पॉइंट है, ठीक है। और यहां पर एक थर्ड चार्ज रखा हुआ है सपोज प्लस Q। क्लियर? और अभी यहाँ नल पॉइंट है, तो नल पॉइंट का मतलब यहाँ थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स 0 है। और अगर आप देखेंगे तो इस पर केवल इलेक्ट्रिक फोर्स ही लग रहा है भाई। Q1 का इलेक्ट्रिक फोर्स इधर F1 और Q2 का इलेक्ट्रिक फोर्स F2 इधर। बात समझना मेरी? तो कहने का मतलब जो थर्ड चार्ज है उस पर केवल इलेक्ट्रिक फोर्सेज ही लगे हुए हैं, F1 और F2। और इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने अभी आपको बताया एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और अभी मैंने आपको एक बात और बताई कि अगर कोई बॉडी अंडर दी कंजर्वेटिव फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है, तो वो या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी। तो वो पूछेगा कि बताओ ये इक्विलिब्रियम में है, बोले कि सब है। तो कहेगा कि बताओ कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल में है, अनस्टेबल में है, या न्यूट्रल में है। तो बच्चे स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल पता करने के लिए आपको बस एक पॉइंट एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, टू चेक दी टाइप ऑफ equilibrium, to check the type of equilibrium, we shift the body slightly, from its equilibrium, position, and then left free. Simple. Means to check the type of equilibrium, we shift the body slightly. Slightly का मतलब बहुत बहुत कम, बहुत बहुत कम। ठीक है, हमको बहुत कम शिफ्ट करना है किसी भी एक तरफ। जैसे ये बॉडी है इक्विलिब्रियम में, तो इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दो या थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दो। और शिफ्ट करने के बाद स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन लेफ्ट फ्री, मतलब शिफ्ट करने के बाद उसको फ्रीली छोड़ दो। अब ऐसा करने के बाद उस बॉडी का बिहेवियर चेक करना है। तो अब आप देखेंगे, बिहेवियर चेक करेंगे तो कंडीशन फर्स्ट, शिफ्ट करने के बाद कंडीशन फर्स्ट अगर ये बनती है, क्या कंडीशन फर्स्ट ये बनती है कि इफ बॉडी रिटर्न्स बैक, if body returns back towards, its equilibrium,
position towards its equilibrium position then body is said to be in stable equilibrium. Then body is said to be in stable equilibrium. बच्चों क्या कह रहा है कि अगर बॉडी को हमने उसकी मीन पोजीशन से शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करने के बाद छोड़ दिया, छोड़ने के बाद अगर बॉडी वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लौटती है तो वो कौन से इक्विलिब्रियम में है बॉडी? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक बाउल है या एक मानो कढ़ाई है बड़ी वाली, और इस कढ़ाई के बॉटम पर यहाँ पर एक बॉल रखी हुई थी और वो बॉल रेस्ट में थी, तो इस पर नेट जो फोर्स लगेगा नॉर्मल, और एक आपका हो गया mg, और क्योंकि बॉल रेस्ट में है तो इनका जो नेट फोर्स है वो हो गया सब आपका जीरो, तो एफ नेट इक्वल टू जीरो। अब एफ नेट जीरो होने का मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। अब मुझे ये पता करना है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो मैंने क्या किया, बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा स्लाइटली ही करना है। इसका भी अपना एक मीनिंग है। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो ये बहुत मीनिंगफुल बात हो जाती है, मतलब बहुत कम करते हैं। तो शिफ्ट कर दिया, अब शिफ्ट करने के बाद उसको छोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, जब आप इस तरह से खींच के बॉल को छोड़ देंगे तो बॉल नीचे की तरफ लौटती है। कहने का मतलब जैसे आप इसे छोड़ेंगे तो ये बॉल इधर आएगी वापस। मींस बॉल को छोड़ देने पर बॉल वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लौट रही है। तो ये बॉल कौन से इक्विलिब्रियम में है? ये बॉल स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी। स्टेबल नाम में ही मतलब छिपा है। स्टेबल का मतलब वो वही रहना चाहती है जहां थी। अगर आप उसे उस जगह से डिस्टर्ब कर देंगे तो वो वापस वहीं पर लौट कर आ जाएगी। स्टेबल, क्लियर। अब सब कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड क्या है बच्चों? कंडीशन सेकंड है कि अगर मैंने बॉडी को सपोज शिफ्ट करने के बाद, इफ बॉडी शिफ्ट करने के बाद, जैसे वो कह रहा है ना मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद, शिफ्ट करने के बाद, शिफ्ट करने के बाद लेफ्ट फ्री, फ्री छोड़ देने पर, इफ बॉडी कॉन्टिन्यूअसली, 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 if body continuously move in the direction, in the direction of shifting, in the direction of shifting, then body is said to be, then body is said to be in unstable, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए आप कि अगर हम बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट कर दें और शिफ्ट करके छोड़ देने पर, शिफ्ट करके छोड़ देने पर अगर बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाए जिस डायरेक्शन में हमने उसे शिफ्ट किया था, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बॉडी बस इंतजार में ही बैठी थी कि कोई आए और मुझे हल्का सा सहारा दे और मैं यहां से भागूं। अनस्टेबल, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका एक, सपोज ये स्फीयर है और इस स्फीयर के ऊपर एक बॉल है ये, ठीक है, और ये बॉल रेस्ट में है नॉर्मल, और ये आपका mg, और अगर इस ये रेस्ट में है इस वक्त इक्विलिब्रियम में, अगर इस बॉल को मैं हल्का सा इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, बॉल उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी और अर्थ के सरफेस पर जाके फॉल हो जाएगी। तो कहने का मतलब बॉडी अनस्टेबल थी, बस वो वहां रहना नहीं चाह रही थी, उसे इंतजार था कि कोई आए और मुझे यहाँ से हल्का सा सहारा दे और मैं यहाँ से भागूं। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है बच्चों? ये हो गया आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों। अब जो थर्ड इक्विलिब्रियम है, देखो बच्चों दो चीजें हो गई। एक केस में बॉडी लौट के आ रही थी, एक दूसरे केस में बॉडी भाग के जा रही थी। अब तीसरा केस बचा, भाई दोनों केस हो गए, या तो लौट के आना या भाग के जाना। तीसरा केस क्या बचा? ना तो लौट के आएगी ना भाग के जाएगी। तीसरा केस है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब सपोज ये टेबल है, ठीक है,
और इस टेबल पर ये सपोज बुक रखी हुई है यहाँ पर, अगर इस बुक को शिफ्ट करके मैं यहाँ रख दूँ तो बुक चुपचाप यहाँ रखी रहेगी, ना वो वापस आएगी ना इधर जाएगी। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है आपका ये। क्लियर? मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है ये आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं। तो बच्चों, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपकी बिल्कुल क्लियर हुई होगी। तो स्टेबल का मतलब था कि अगर किसी बॉडी को हम उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट कर दें और शिफ्ट करने के बाद उसको छोड़ दें तो बॉडी वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ रिटर्न बैक करती है, लौटती है। अनस्टेबल का मतलब था कि अगर हम किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट कर दें, आइदर दिस साइड और दिस साइड, तो बॉडी जिस डायरेक्शन में हमने मूव शिफ्ट की है उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। और न्यूट्रल का मतलब था कि ना वो रिटर्न बैक करती है और ना ही वो मूव करती है। आप उसको दूसरी पोजीशन जिसमें रख दोगे वो उसी में रखी रहेगी। तो वो होता है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब अब देखो दोस्त बच्चों, बात में से बात निकलती है। तो अब देखो बात में से बात, अब इस पर लौट के आते हैं स्टेबल पर। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या था कि ये सपोज एक बॉल थी और इस बॉल को मैंने यहाँ पर शिफ्ट करके छोड़ दिया। तो ये बॉल जब यहाँ से मैं छोड़ूंगा तो आप देखते हैं कि ये भागती आएगी भागती आएगी भागती आएगी। अब यहाँ तक आते आते, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आते आते वो एक वेलोसिटी गेन कर लेगी। अब ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो अपनी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से वेलोसिटी की वजह से आगे निकल जाएगी। और फिर आप देखोगे कि जैसे जैसे ऊपर जाएगी स्पीड कम होती जाएगी और एक जगह जाके रुक जाएगी। और उसके बाद वो फिर वापस आएगी और फिर वो इधर जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। तो कहने का मतलब, अगर हम किसी बॉडी को, ये जनरल रूल है फिजिक्स का, अगर हम किसी बॉडी को उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर दें और डिस्टर्ब करके उसे छोड़ दें, देन बॉडी विल एग्जीक्यूट ऑसिलेशंस, देन बॉडी विल डू सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? तो बच्चों यहां से जेई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कि एक वो कहेगा कि एक चार्ज है, उस चार्ज को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करने के बाद छोड़ दिया, तो उसका टाइम पीरियड बताइए। तो यहां पर देखिए बच्चों क्या लॉजिक बना कि a body if a body disturbed if a body disturbed from its stable equilibrium position stable equilibrium position, then it will then 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 it will perform SHM, means simple harmonic motion। ठीक है? अब बच्चों बात में से बात और निकल रही है। अब जब निकल ही रही है तो उसे भी निकाल लेते हैं कि सपोज ये जो बाउल है ये अर्थ पर रखी हुई है, तो ये हो गया आपका अर्थ का सरफेस, अर्थ सरफेस। क्लियर? अब साहब अर्थ के सरफेस पर हम जानते हैं भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो अर्थ के सरफेस पर h जीरो तो u हो जाएगी जीरो, दैट इज मिनिमम, u मिनिमम। और कितनी? जीरो। कहने का मतलब अगर मैं इस बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो जीरो है, मींस मिनिमम है। तो जी बात में से बात निकल गई। अगर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो समझ जाइए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब बच्चे यहां पर बात करते हैं, ये अर्थ का सरफेस है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है स्फीयर के केस में, सबसे ज्यादा हाइट इस पॉइंट की है, मतलब इस पॉइंट के लिए एच मैक्सिमम है। तो जाहिर सी बात है एच मैक्सिमम है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी।
तो बच्चों अगर किसी बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो वो क्या डिनोट करेगी, वो डिनोट करेगी कि वो बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है बच्चों, वो कौन से इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल। और बच्चों अगर पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, यहां भी यू है और यहां भी यू है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। और बच्चों ये नेचर का एक रूल है, नेचर का एक लॉ है कि इस नेचर में, इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी, कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। तो अगर आप देखें कि ये, अगर आप इसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन करें कि जब इस बॉडी को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये लौट के क्यों आ रही थी, तो एनर्जी के टर्म्स में अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम कहेंगे कि जब हमने यहाँ पर इसकी एनर्जी मिनिमम थी और जब हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो हमने एनर्जी को बढ़ा दिया, तो वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहती है, इसलिए वापस आ रही है। समझ गए होंगे, यहाँ पर उसकी एनर्जी ऑलरेडी मैक्सिमम थी, वो मैक्सिमम नहीं, वो अपनी एनर्जी को मिनिमम करना चाहती है, तो हमने जैसे उसे शिफ्ट किया तो वो नीचे गिरती चली गई। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाह रही थी। आर यू गेटिंग और नॉट? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में एनर्जी मिनिमम होगी, और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम किसी बॉडी को हल्का सा डिस्टर्ब कर दें तो वो बॉडी कौन सी मोशन करने लग जाएगी, एसएचएम। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि एक चार्ज होगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा और वो उसको डिस्टर्ब करके कहेगा कि बताओ इसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में बॉडी की, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और बॉडी को अगर शिफ्ट कर देंगे तो वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी जिस डायरेक्शन में उसको शिफ्ट किया है। अब बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो बच्चों प्रॉब्लम है कि ये दो चार्जेस हैं +4e और +e, और ये इन दोनों के बीच एक नल पॉइंट है जहां पर ये आपका थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है। नल पॉइंट पर थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम होता है, हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये x डिस्टेंस, ये a-x। तो केस फर्स्ट है कि हमें ये पता करना है, ये इक्विलिब्रियम में है, हमें ये पता करना है कि ये जो थर्ड चार्ज है ये कौन से इक्विलिब्रियम में है, मींस स्टेबल में है या अनस्टेबल में। तो केस फर्स्ट है व्हेन q ग्रेटर देन 0, मींस जो थर्ड चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव हो तब। ठीक है, अब बच्चों एक चीज समझो, जब ये चार्ज यहां पर है तो जाहिर सी बात है नल पॉइंट है, तो इस पर दो फोर्स लगेंगे, एक ये वाला चार्ज लगाएगा, मान लेते हैं 1, और एक ये वाला चार्ज है, मान लेते हैं 2, तो F1 और F2 दो फोर्स लगेंगे। ठीक है बच्चे, अब मुझे चेक करना है कि ये कौन से इक्विलिब्रियम में है। तो पहले F1 कितना है ये पता कर लेते हैं। तो F1 होगा ये वाला फोर्स F1। ठीक है, तो F1 हो जाएगा आपका K 4E इंटू क्यू और अपॉन एक्स स्क्वायर, और F2 हो जाएगा साहब आपका K इंटू ई इंटू क्यू और अपॉन में a-x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साहब n पर ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, एट n F1 और F2 इक्वल है, नल पॉइंट है भाई। अब वो कह रहा है कि बताओ ये कौन से इक्विलिब्रियम में, तो हम क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या था कि बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट कर दीजिए थोड़ा सा, तो हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया साहब चार्ज को। अब बच्चों आप देख रहे होंगे जब मैं इस चार्ज को इधर शिफ्ट करूंगा तो x की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू बढ़ेगी तो F1 की वैल्यू घटेगी। इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अच्छा जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो a-x डिस्टेंस जो है वो घटेगी, ये घटेगी तो F2 की वैल्यू बढ़ेगी। अब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जब मैं इस पोजीशन में रख दूंगा तो एक फोर्स तो लग रहा है इधर F1 और एक फोर्स लग रहा है इधर F2, बोलो हाँ या ना। और F2 तो ज्यादा हो गया है और F1 कम हो गया है, तो कहने का मतलब F2 ज्यादा हुआ है और F1 कम हुआ है, तो यहां आने पर F2 ज्यादा है F1 कम है और रिजल्टेंट लगता है बड़े वाले की तरफ। तो कहने का मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो बड़ा फोर्स मतलब F2 की तरफ लगेगा, F। अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं इस चार्ज को इधर शिफ्ट कर देता हूं तो शिफ्ट करने पर ये जो F1 फोर्स है इधर जो लग रहा है वो तो कम होगा, और जो इधर F2 लग रहा था वो हमारा इंक्रीज होगा। तो मतलब
इधर वाला फोर्स ज्यादा हो गया, तो जब मैं उसको छोड़ दूंगा तो ज्यादा फोर्स इधर लगा हुआ है, तो वो फोर्स इस चार्ज को इधर वापस लेकर आएगा। तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा बच्चों? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि चार्ज को अगर मैं यहां से यहां शिफ्ट करके छोड़ दूंगा तो चार्ज पर एक नेट फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से चार्ज अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लौटेगा। ठीक है बच्चों। अब दूसरा केस है इसमें, केस सेकंड है आपका के व्हेन Q लेस देन जीरो, दैट इज जो थर्ड चार्ज है वो नेगेटिव है। मींस हमने यहां पर Q को, जो थर्ड चार्ज था उसको हमने पॉजिटिव लिया था, अब हम उस थर्ड चार्ज को कैसा ले रहे हैं? नेगेटिव। और तब देखेंगे कि वो कौन से इक्विलिब्रियम में है। तो साहब ये साहब हमारा हो गया +4E, और ये हो गया साहब हमारा +E, और ये नल पॉइंट, और ये डिस्टेंस हो गई साहब हमारी x, और ये डिस्टेंस हो गई साहब हमारी a माइनस एक्स, और ये टोटल डिस्टेंस हमारी थी a। अब यहां पर अब हमने रख दिया -q, क्योंकि -q नल पॉइंट पर है, और नल पॉइंट का मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो हमको पता करना है अब कि ये कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल में होगा या अनस्टेबल में होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम इस चार्ज को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे। तो साहब हमने इसको यहां से सपोज यहां पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है। अब बच्चों नल पॉइंट पर इस पर दो फोर्स थे, मान लो ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, तो ये प्लस ये माइनस, तो जो चार्ज 1 है इसे अट्रैक्ट करेगा F1। क्लियर। और F1 होगा साहब 1/4πε0 4E इंटू Q अपॉन x²। ठीक है। सिमिलरली ये +E -Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया साहब आपका F2, और F2 का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 E इंटू Q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एंड बच्चों एट नल पॉइंट एट एन F1 इज इक्वल टू F2, यहां पर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। अब हमने चार्ज को इधर शिफ्ट किया, ध्यान से देखें, हमने चार्ज को किया इधर शिफ्ट। तो जब मैं चार्ज को -q को इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो आप ध्यान से देखिए, x की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू बढ़ेगी तो F1 की वैल्यू डिक्रीज होगी। जब इधर करूंगा तो a माइनस एक्स कम होगा, a माइनस एक्स कम होगा तो F2 की वैल्यू इंक्रीज होगी। कहने का मतलब इस पोजीशन में पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं, ये F2 है और ये आपका F1 है। क्लियर। यहां ये दोनों फोर्स इक्वल थे, और जब मैंने इस चार्ज को इधर शिफ्ट कर दिया तो एक फोर्स कम हो गया और एक फोर्स ज्यादा हो गया। ज्यादा कौन सा हुआ? F2। कम कौन सा हुआ? F1। कहने का मतलब इस पोजीशन में रखने पर F2 ज्यादा है और F1 कम है, मतलब एक फोर्स ज्यादा हो गया एक फोर्स कम, तो नेट किधर लगता है? ज्यादा वाले की तरफ। तो जो नेट फोर्स लगेगा वो ज्यादा वाले फोर्स की तरफ लगेगा, इधर F नेट। अब आप समझ गए होंगे, जब मैं इस पार्टिकल को यहां से यहां शिफ्ट करके छोड़ूंगा, लेफ्ट फ्री स्लाइटली शिफ्ट करने के बाद छोड़ना है, छोड़ूंगा तो मैंने देखा कि उस पर एक नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा हुआ है जिस डायरेक्शन में मैंने उसको शिफ्ट किया था। तो कहने का मतलब ये चार्ज पार्टिकल उस नेट फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और जब उस डायरेक्शन में ही मूव कर जाएगा तो बच्चों वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है आप जानते हैं? वो इक्विलिब्रियम होगा आपका अनस्टेबल। वो कौन सा इक्विलिब्रियम है बच्चों? अनस्टेबल। क्लियर। तो बच्चों कंक्लूजन ये निकला कि नल पॉइंट पर जो थर्ड चार्ज है Q या -Q, वो Q हो या -Q हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो इक्विलिब्रियम में होगा।
मींस नल पॉइंट थर्ड चार्ज के साइन पर डिपेंड नहीं करता, चाहे पॉजिटिव लो चाहे आप नेगेटिव लो, नल पॉइंट वही होगा जो प्लस के लिए है, वही नल पॉइंट माइनस के लिए होगा। लेकिन वो थर्ड चार्ज कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, वो स्टेबल में होगा या अनस्टेबल में होगा, ये बात इस बात पर डिपेंड करेगी कि थर्ड चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर बच्चों? तो कहने का मतलब जब वो थर्ड चार्ज पॉजिटिव था तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, जब वही थर्ड चार्ज नेगेटिव है तो वो कौन से इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल में है। क्लियर बच्चों? तो अभी यहां पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम किसी बॉडी को उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्टर्ब कर दें, शिफ्ट कर दें एंड देन लेफ्ट फ्री, तो दैट बॉडी विल एग्जीक्यूट ऑसिलेशंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर मैं इस चार्ज को यहां से यहां शिफ्ट करके छोड़ दूं, देन इट विल स्टार्ट्स ऑसिलेशन अबाउट नल पॉइंट। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जेई मेंस में और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को नल पॉइंट से शिफ्ट करके छोड़ दें, देन व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। तो एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपसे टाइम पीरियड पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ चार्ज क्यू। ये आपका चार्ज है प्लस क्यू और ये दो चार्ज हैं सिमिलर, प्लस क्यू। क्लियर? अब साहब प्लस क्यू, तो ये चार्ज आपका नल पॉइंट पर है, आपको समझ में आ रहा होगा भाई दोनों चार्ज सिमिलर है, इक्वल है, तो नल पॉइंट बिल्कुल मिड में ही होगा। अब नल पॉइंट का मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो उसको वो पूछ रहा है कि अगर इसको डिस्टर्ब कर दें हम तो कितना टाइम पीरियड होगा जब ये ऑसिलेशन करेगा तब। तो हमने साहब इसको यहां से सपोज यहां पर एन डैश पर शिफ्ट कर दिया और ये डिस्टेंस है एक्स, एन से एन डैश, एंड रिमेंबर एक्स इज वेरी वेरी लेस। ठीक है? तो अब शिफ्ट करने के बाद एन डैश पर दो फोर्स लगेंगे, भाई ये प्लस क्यू, ये मान लेते हैं 1 है, ये मान लेते हैं 2 है, तो ये 1 है वो इसे रिपेल करेगा, तो ये फोर्स हो गया साहब आपका F1। ठीक है? और ये इधर रिपेल करेगा, तो ये हो गया साहब आपका F2। अब F1 और F2 कितने होंगे ये पता कर लेते हैं, तो F1 हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन ये डिस्टेंस हो जाएगी a प्लस एक्स, भाई a तो थी ही, x इधर शिफ्ट कर दिया, तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली F2 हो जाएगा साहब 1/4πε0 Q इंटू Q, और ये डिस्टेंस हो जाएगी अब a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे मैथमेटिक्स बोलता है बच्चों, देखो जब हमने इसे इधर शिफ्ट कर दिया, भाई यहाँ तो F1 और F2 जो थे वो दोनों इक्वल थे, इधर शिफ्ट करने के बाद देखो नीचे यहाँ a प्लस एक्स है, ये a माइनस एक्स है, तो डिनोमिनेटर ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि जो F2 है वो F1 से बड़ा होगा, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो नल पॉइंट मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लगेगा, F मींस समझ गए, हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जो F नेट जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं SHM के केस में, तो F जो होगा माइनस, अभी माइनस बताऊंगा मैं क्यों ले रहा हूं माइनस, तो F2 माइनस F1 माइनस F1, तो F इक्वल टू माइनस और F2 की वैल्यू रख देंगे तो 1/4πε0 Q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस 1/4πε0 Q अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अब बच्चों ये माइनस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप SHM की कॉन्सेप्ट आपने 11th में पढ़ी होगी तो आपने वहां पर पढ़ा होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए और उसके अपोजिट होना चाहिए। तो हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया था प्लस एक्स की तरफ इधर,
और जो नेट फोर्स है वो किधर लग रहा है, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। तो ये नेगेटिव सिंबल ये दिखा रहा है कि जो मेरा नेट फोर्स है वो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। अब बच्चों ये हो जाएगा साहब क्यू क्यू माइनस क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ये जब हम एसएचएम पढ़ेंगे तो मैं वहां पर डिटेल में आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ इन एनी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो, चार्ज की हो, बॉडी मास की हो, रिंग का हो, वट एवर द सिचुएशन, तो हाउ टू डील विद द कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो अभी मेरा बस इस क्वेश्चन को कराने का मोटिव ये है, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इसको कराने का मोटिव ये है, मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि फिजिक्स में लिंकिंग कैसे कहाँ से बन जाती है। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और क्वेश्चन आ गया टाइम पीरियड का। तो ये लिंकिंग जब दिमाग में हमारे सेट हो जाती हैं तो फिर हम सिचुएशंस को बहुत जल्दी कैच करने लगते हैं कि अरे यहाँ पे ये टाइम पीरियड पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब हमें लिंक नहीं पता है तो फिर अचानक से ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो हम क्या सोचते हैं, यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, टाइम पीरियड कैसे आ गया इसमें, अब कैसे निकालूं इसे। अब यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एफ इक्वल टू माइनस क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा साहब आपका a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2ax, और नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो एफ इक्वल टू माइनस क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका 4ax, 2x और अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया आपका माइनस क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब साहब मैं आपको बार बार जो इंसिस्ट कर रहा था कि ये जो x होगा, जो डिस्प्लेस जो हम करेंगे बॉडी को, वो बहुत बहुत कम होगा, मींस x बहुत बहुत छोटा है। तो x इज लेस देन a, तो x बहुत छोटा है, इसका अर्थ तो और छोटा हो जाएगा, मींस देन वी कैन नेग्लेक्ट एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साहब आपका f इक्वल टू माइनस क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ax अपॉन a4, तो a से एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो f आ गया बच्चों माइनस क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका 4x और अपॉन में a क्यूब। अब जरा देखो ध्यान से, ये बच्चों ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और मैं आपको यही बोल रहा था कि दिस इज द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ एसएचएम। अगर किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके अपोजिट है, देन दिस इंप्लाइज द मोशन इज एसएचएम। तो ये एसएचएम करेगा, ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया। अब हमें चाहिए टाइम पीरियड, यहां से कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगा देंगे, तो ये एफ हमारे पास है, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स हो गया आपका माइनस क्यू क्यू 4x और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू, और ये मास आ जाएगा सब यहाँ पर। अब आप जानते हैं कि एसएचएम में जनरल टाइम पीरियड होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x अपॉन ए, ये टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला होता है। मतलब हमें x अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो x और a ये है, तो यहाँ से x अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी साहब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब और इंटू एम, और अपॉन में आपका x अपॉन ए 4 क्यू क्यू, ये वैल्यू हो जाएगी x अपॉन ए की।
एक्स अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी साहब ये। तो बस इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो t इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब एम और अपॉन में आपका q इंटू क्यू, ये इस चार्ज पार्टिकल के टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो बच्चों मैं समझता हूं कि इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो आपके अच्छे से समझ में आई होंगी और आपने आनंद लिया होगा। तो आगे की वीडियो में मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, थैंक यू।